नमस्कार, मैं पंकज राज। हमारे समक्ष आज उपस्थित है हाजीपुर नगर परिषद के वार्ड पार्षद वार्ड नंबर 2 के संगीता कुमारी जी और उनके पार्षद प्रतिनिधि रामू साहनी जी। और हमारे जो पार्षद पति हैं वो जो पार्षद हैं वो भाजपा महिला मोर्चा महामंत्री वैशाली की भी हैं पूर्व में, और पूर्व सभापति भी हैं। मैं उनसे कुछ वार्तालाप करूंगा, उनके बारे में जानूंगा कि अपने क्षेत्र अपने एरिया के लिए क्या क्या किए हैं, क्या क्या नहीं किए हैं। मैडम, अब आप दोनों को जनता की आवाज़ में आपका स्वागत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोगों को प्रणाम, नमस्कार, धन्यवाद। मैडम, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि आप जिस पोस्ट पे हैं, आप जिस ओहदे पे हैं, आप अपने क्षेत्र में मैडम क्या क्या किए हैं? मेरे क्षेत्र में मेरे टाइम से 2017 में मैं यहाँ ये हुई, चुनाव लड़के आई और जीती। उसके बाद मेरे क्षेत्र में जितने भी कच्चे रोड थे उस सबको कंप्लीट किया। पानी का प्लांट यहाँ पे अभी नाका नंबर 3 के पास लगवाया, शौचालय बनवाया, हर किसी को घर की सुविधा मिली है। 2 लाख जो प्रधानमंत्री आवास योजना आता है उससे मिला है, शौचालय का योजना मिला है, सब कुछ। BPL में 100% तो नहीं लेकिन 50% 60% काम हम लोग कर चुके हैं। और कोरोना काल में भी कंटिन्यू सभी को राशन दिया गया है हमारे द्वारा, और बहुत सारे वर्कआउट हुए हैं, कुछ तो हमको भी याद नहीं है। आपने मैडम अपने क्षेत्र में मैडम लाइट कितने लगवाए हैं? लाइट बिगनिंग में हम लगवाए थे 500 कुछ लाइट हर पोल पे। उसके बाद फिर उसको बढ़ाया गया है तो करीब करीब 900 कुछ लाइट मेरे वार्ड में लगे। आप मैडम अपने क्षेत्र में कितने राशन, आपके राशन कार्ड का फॉर्म आया था और कितने मैडम आपने राशन कार्ड बन के और अपने लोगों में वितरण किया? 600 फॉर्म फिलअप हमने किया था टोटल, जिसमें से 300 पास आउट होके आए हैं जो कि SDO ऑफिस से होता है। हम लोग को इलेक्शन को लेके और कोरोना काल को लेके हम लोग SDO साहब से नहीं मिल पाए हैं, लेकिन हम लोग को और ज़रूरत है उसकी। तो हम लोग 300 लोगों का राशन कार्ड आया नहीं, इशू नहीं हुआ अभी तक SDO साहब के यहाँ से, लेकिन आधार कार्ड से लिंक करवा के सभी को राशन दिलवा रहे हैं अभी। क्या सर आप मैडम के बात से सहमत हैं? जी बिल्कुल सहमत हूँ। मतलब ये जो भी कार्य बोली हैं ये सारा चीज़ संपूर्ण हो चुका है? जी हो चुका है। कुछ राशन कार्ड बचा हुआ है, मतलब लोगों का जो ज़रूरतमंद लोग थे उनका नहीं बन पाया है, लेकिन हम लोग प्रयास करेंगे कि जैसे ही RTPS काउंटर खुलेगा इलेक्शन के बाद उन लोगों का राशन कार्ड बनवा दिया जाएगा। सर नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि ये जो बीजेपी की सरकार है यानी NDA, आपको क्या लगता है ये उन्होंने वादा किया है कि 19 लाख रोजगार देंगे, किस प्रकार का रोजगार देंगे? ऐसे भी सरकार अभी घाटा में चल रही है तो किस प्रकार, मतलब ये झूठा दिलासा दिए हैं ये, मतलब इलेक्शन को लेके, या फिर सच्चा वादा किए हैं? इस पे मैडम का क्या राय है? ये सच्चा वादा है, क्योंकि बेरोजगारी, लोग कहते हैं कि बेरोजगारी है। आदमी का जैसा इनकम होता है वैसा खर्च होता है। यदि महंगाई बढ़ी है तो कहीं ना कहीं रोजगार बढ़ा है, इनकम बढ़ा है, तभी महंगाई बढ़ती है। अभी रह गई 19 लाख नौकरी की बात। तो अभी तो सरकार का गठन हुआ है, शपथ ग्रहण हुआ है, 5 साल समय है, 5 साल में एकदम इजी वे में होगा। मेरा विश्वास भाजपा NDA दोनों के साथ है और होगा। जो 15 साल जो पहले माननीय नीतीश कुमार जी यानी NDA की जो सरकार थी, 15 साल में जब नहीं कुछ हो पाया तो ये 5 साल में क्या कर लेंगे? 15 साल में कैसे कहते हैं कि नहीं हुआ? नई सरकार बनी उस समय 2010 में जब 5 से इनका सरकार चल रहा है, और जब 10 में इनका दूसरी बार सरकार बना तो नई बहाली विकास मित्र के तौर पर हुई। ये तो एकदम नया, जो कि एकदम महादलित टोले से उठ के लोग उसमें आए, 8वें पास से बहाली शुरू हुई और उसके बाद वो अभी चल रहा है। तो ये कैसे नया हो गया? एकदम उसका पैरोल अलग, सब कुछ अलग। उसके बाद अभी जो टाउन में, हमारे टाउन में आशा नहीं था, आशा की बहाली हुई। तो इसी तरीके से हर जगह, चाहे वो संविदा पे हो या परमानेंट हो, ये होगा। मैडम ऐसा पब्लिक का कहना है कि नहीं, उन्होंने 5 या 7 साल तक काम किया है माननीय मुख्यमंत्री जी, बाकी जो शेष जो बचे थे समय उन्होंने सिर्फ अपने कुर्सी के प्रति ये अपना
उनका ये विचार था और जनता के प्रति ऐसा कुछ नहीं। ऐसा था मतलब पब्लिक ऐसा भी कहना था कि जो कोरोना काल में इन्होंने अपने घर से 105 दिन तक नहीं निकला है, ये कहाँ तक कितना तक सही है? देखिए, जान सभी को प्यारी है। जब तक हम जिंदा नहीं रहेंगे तब तक जनता का सेवा नहीं कर पाएंगे। और नीतीश कुमार जी के घर पे ही, चूँकि हॉस्पिटल जहाँ तक हमारी जानकारी है वो एक छोटा सा नर्सिंग होम टाइप का बना लिए थे, जहाँ पे जो लोकल लोग हैं वो लोग का कोरोना टेस्ट भी हो रहा था और जो इमरजेंसी होता था वहाँ भर्ती भी होते थे। तो वो सेफ्टी के लिए ना निकले हैं वो अलग चीज़ है, लेकिन उन्होंने बिहार को छोड़ा नहीं था कहीं से भी। आज जो भी मान लेते हैं कि यदि हम लोग बहुत छोटे पोस्ट पे हैं और हम लोग यदि कोरोना काल में कुछ बांट रहे हैं, ड्यूटी उनके कारण बांट रहे हैं ना, यदि वो देना बंद कर दे तो हम लोग कहाँ अपने घर से तो नहीं बांट पाएंगे ना। मैडम, कितने भी वार्ड पार्षद से मैंने इंटरव्यू लिया है, उन्होंने बोला है कि नहीं, माननीय नीतीश कुमार जी ने हमको 1 रुपये का फंड नहीं दिया है, मैंने जो भी कार्य किया है अपने पैकेट या फंड से किया है। ये मैडम कहाँ तक सही है? आपको क्या लगता है वो लोग मतलब क्या झूठ बोल रहे थे? नहीं, देखिए, कोई गलत नहीं बोलता है। अगर उनको पॉकेट से लगा होगा तो बहुत लगा होगा तो 10,000 20,000 लगा हो, लेकिन करोड़ों का रोड नाला बनता है वो तो घर से नहीं लगा सकते हैं। मैडम, रोड नाला जहाँ तक बात बोल रही है मैडम, जहाँ तक रोड नाले की बात कर रही हैं, रोड नाला जो है अभी कितने जगह मतलब उनका शिलान्यास भी नहीं हुआ है। तो मैडम, रोड नाला कहीं कहीं दिखाने के लिए हर जगह आप अगर जाके एरिया में अगर हम लोग सर्च करते हैं मैडम, तो हर जगह वो प्रॉपर नहीं है। जहाँ शहरी क्षेत्र है वहाँ पे किए हैं, जहाँ गाँव इलाका जहाँ क्षेत्र है वहाँ कुछ नहीं हुआ है ऐसा रोड नाला का, यहाँ बोल रही हैं। इसमें ठेकेदार की गलती है, ना ही मुखिया की, ना ही उनकी गलती है। ठेकेदार अपना उन लोगों को 4 महीने का टाइम मिलता है और 4 महीना के भीतर में उनको काम ख़त्म करना होता है, लेकिन यहाँ ठेकेदार अपने मन के चलते हैं। ठेकेदार की गलती के कारण यदि हम लोग सुने तो ये गलत है। वहाँ के मुखिया को कंसल्ट होना चाहिए, वहाँ के वार्ड पार्षद को कंसल्ट होना चाहिए, ना कि नीतीश कुमार आएंगे हमारे वार्ड में कुछ करने के लिए। तो मैडम, ऐसा मान लीजिए सब बोल रहे हैं नीतीश कुमार जी, जब उनके जब कार्यकर्ता, जब मान लीजिए आप लोग उनके कार्यकर्ता हो गए, सपोज डेट मान लीजिए, तो आप लोग को जो वहाँ के जो मतलब जो ठेकेदार हैं, आप लोग तो प्रेशर दे सकती हैं कि नहीं ये काम अभी तक जो पेंडिंग है आप लोग उसको ये ख़त्म क्यों नहीं हुआ? आप अभी किस रोड से आए हैं? हम इधर से आए हैं, इधर से आए हैं? मैडम, हम तो मैडम यहाँ के नए आदमी हैं, हम तो मैडम किसी भी हम मैडम इस रूट से ये बड़ के पेड़ के पास से आए हैं। जी जी जी, हाँ, जी। ये नया रोड बना है मेरे द्वारा, अभी 20-25 दिन हुए हैं। इसका अभी तक पेमेंट भी ठेकेदार को नहीं हुआ है और इसको सख्त इंस्ट्रक्शन था कि इसको कंप्लीट किया जाए। ठीक है, तो ठेकेदार को जब तक हम लोग कमांड नहीं करेंगे वो नहीं बनाएगा। इसका पिछले साल ही एग्रीमेंट हुआ था और वो अभी तक नहीं किया था, चाहे जिस कारण से हो। लेकिन उसके बाद जब हम लोगों ने ठेकेदार को पकड़ा तो वो काम जल्दी में हुआ और 20 दिन पहले ढला के ये कंप्लीट हुआ है। तो अब इसमें आप किसकी गलती दीजिएगा? ठेकेदार अगर एग्रीमेंट लेके बैठ जाए तो उसमें ना ही वार्ड पार्षद को काम था एजेंडा देना कि मेरे वार्ड में, जैसे विधान परिषद में होता है कि मेरे यहाँ मेरे विधान परिषद एरिया में इतने रोड्स की आवश्यकता है, इसको बनना चाहिए, ये पास आउट होता है, उसका प्रक्रिया है। उसके बाद वो तो ठेकेदार ही करेगा ना, हम लोग को तो टेंडर नहीं ना मिलता है। ऐसा भी मैडम सुने हैं कि जो भी मतलब टेंडर मिलता है या जो भी होता है सारा कागजी कार्रवाई होता है, उसके बाद वो काम मतलब ठप हो जाती है। कहाँ तक बात सही है सर? ऐसा कहना गलत है। टेंडर की प्रक्रिया निष्पक्ष होती है। माननीय नीतीश कुमार जी ने ऑनलाइन सुविधा दिया है सभी लोगों को अपना टेंडर डालने के लिए, जिनका ई टेंडरिंग के माध्यम से अब सभी रोड नाला जो कुछ भी काम होता है ई टेंडरिंग के माध्यम से होता है। जिनको भी इच्छा है ठेकेदारी करने का वो लोग डालते हैं, जिनका कम रेट होता है उनको मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैडम आपसे ये है कि बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है? शिक्षा या फिर ये बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है मैडम, ये बताइए। शिक्षा है या फिर आबादी है? शिक्षा है। बिहार में शिक्षा व्यवस्था जो सरकारी स्कूल्स की है वो थोड़ा सा गड़बड़ है। इसके लिए तो मैं खुद इस बात को बोल रही हूँ सरकार में रहते हुए भी, लेकिन है कमी है। चूँकि जितने भी स्कूल के टीचर्स हैं, अब कुछ अपडेट हुआ है हमारे वार्ड का, हम स्पेशली इसलिए बता रहे हैं क्योंकि हम खुद यहाँ कंसल्ट से, इसलिए हमारे प्रधानाध्यापक भी हैं हमारे स्कूल में जो हैं वो तो कंसल्ट किए हैं। हर स्कूल हर क्लास का क्लास होता है, भले ही कोरोना काल से सब बंद हुआ है, लेकिन टीचर्स यदि एक्टिव हो जाएंगे। प्राइवेट स्कूल में पेमेंट कम है, बच्चे अच्छे ग्रो करते हैं, लेकिन सरकारी स्कूल में पेमेंट मिल रहा है लेकिन पढ़ाई नहीं हो रहा है। तो शिक्षा की कमी के कारण बेरोजगारी है। यदि हम उस चीज़ के लिए कैपेबल हैं तो उसको तो हम ले ही लेंगे।
माननीय नीतीश कुमार जी ने बोला है कि हमारे यहाँ तो शिक्षा कूट कूट के भरा हुआ है हमारे बिहार में, कि मतलब अभी मैडम जो शिक्षा का जो मतलब ये स्टेज है हमारे बिहार में 28वां रैंक है मैडम, ये मतलब कूट कूट के भरा हुआ मैडम, ये कुछ समझ में नहीं आया कि मतलब ये यहाँ के ऐसे भी हम शिक्षक के जो आंगनबाड़ी है चाहे जो सरकारी स्कूल हैं वहाँ पे हम जाके टीचर से इंटरव्यू लिए हैं, जिनको जनवरी फरवरी का शुद्ध से स्पेलिंग नहीं आता है, वो मैडम जो खुद वो शिक्षित नहीं है तो वो बच्चों को क्या शिक्षित करेंगे? नहीं, कुछ हद तक आपकी बात सही है, कुछ हद तक हम 100% आपका सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। क्यों? एक की गलती के कारण सभी बदनाम हैं। कुछ ऐसे गिने चुने लोग हैं जिसको नहीं आता है, चाहे जैसे हो, वो घुस चुके हैं इसमें, टीचर बन चुके हैं, आंगनवाड़ी में ज्वाइन कर चुके हैं। लेकिन हम सभी को नहीं कहेंगे, सभी के पास क्वालिटी है, कुछ लोग पढ़ाते भी हैं, लेकिन सब कोई नहीं कर पाते। इसके लिए थोड़ा सा उन लोगों पे कमान कसने की आवश्यकता है, शिक्षा व्यवस्था एकदम सही हो जाएगी। यहाँ तक मैडम मैंने एक टीचर से पूछा था, वो हेड मास्टर थे वहाँ के स्कूल के, तो मैंने पूछा कि सर बिहार के मुख्यमंत्री कौन है, तो उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद यादव। इसमें हम कुछ नहीं कह सकते हैं अभी। ये तो उनको जब उनको ये चीज़ जानकारी नहीं है तो शिक्षक कैसे बन गए, ये तो सिस्टम पे सवाल उठ रहा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसे ऐसे लोगों को अगर शिक्षक बनाएंगे तो क्या बच्चों को पढ़ा पाएंगे, क्या बेहतर भविष्य दे पाएंगे? इसके लिए तो मैंने एक और टीचर से पूछा कि बिहार की राजधानी कहाँ, तो बोल रहे हैं कि दिल्ली। अब देखिए, ये सब हम लोगों से पूछने से कोई फ़ायदा है नहीं, वो उनका मेंटलिटी कहाँ तक है, सिक्स सेंस कहाँ तक लगाते वो उन पर डिपेंड करता है। मैडम कैसे बोल रही हैं कि नहीं शिक्षा बिहार में बहुत कूट कूट तक बेहतर है? नहीं, हमने कहा कि आपका कुछ हम सपोर्ट कर रहे हैं, 100% नहीं कर रहे हैं। बिहार के ही प्रोडक्ट हम लोग भी हैं, लेकिन ये सब हम लोगों को नॉलेज है, तो अब आप हमारे बारे में बड़ाई क्यों नहीं कर रहे हैं? बड़ाई कीजिए कि हाँ मैडम में क्वालिटी है। मैडम नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि हमारे माननीय नीतीश कुमार जी ने एक बहुत ही लेटेस्ट स्टेटमेंट दिया है कि जो गरीब स्तर के लोग हैं, जो अति पिछड़े, उनके घर में किसी की मर्डर हो जाती है, हत्या हो जाती है, तो उनको सरकारी नौकरी मुहैया कराई जाएगी। मैडम आपसे मेरा पूछना यह है कि मरने के बाद ही ST/SC को सरकारी नौकरी मुहैया क्यों कराई जाएगी, जीते जी क्यों नहीं? इससे आपको क्या लगता है, हमारे बिहार राज्य में क्राइम रेट बढ़ेगा, अराजकता बढ़ेगी या घटेगा? देखिए, क्राइम रेट की बात है तो वो आदमी की मेंटेलिटी पे डिपेंड करता है। जो लोग पढ़े लिखे हैं, साक्षर हैं, सोसाइटी से मिल के चलते हैं, वो लोग ये कदम नहीं उठाएंगे कि किसी का मर्डर कर दिया जाए। रही बात किसी कारणवश अगर ये ऐसा होता है, तो नीतीश कुमार जी की अच्छी सोच है कि उसके घर में घर चलाने वाला कोई नहीं बचा है, इसलिए उसको नौकरी दे दिया जाएगा। घर की स्थिति को वो समझ रहे हैं कि एक घर में यदि कोई कमाऊ आदमी मर जाए तो उसकी स्थिति क्या होगी, दयनीय होगी। इसके लिए वो नौकरी की बात करे, ये नहीं करे कि सभी का मर्डर कर दो, मैं सभी का नौकरी दे दूंगा, ऐसा तो उन्होंने नहीं कहा ना। मैडम इन्होंने साफ साफ ऐसा कहा है कि मरने के बाद ही नौकरी देंगे, जीते जी क्यों नहीं? मैडम आपसे मेरा सवाल यह है कि जीते जी क्यों नहीं दे रहे हैं? जीते जी जो अति पिछड़ा वर्ग है हमारे, चाहे वो किसी भी वर्ग के हो, जनरल हो, OBC हो, अति पिछड़ा हो, हम स्पेशली कास्टिज़ में नहीं बात करें, लेकिन आप पूछ रहे हैं, तो वो लोग पढ़े लिखे, कंपटीशन का तैयारी करें और नौकरी लें। उन्होंने ये नहीं करा है कि मरने के बाद ही नौकरी देंगे। अरे कंपटीशन फेस करके यदि जाते हैं तो नौकरी होगी ही ना। अभी मैडम आपको किसी एरिया में आपको ये मतलब बिहार में ही एक लड़के ने अपने बाप को मार दिया नौकरी के लालच में, कि मतलब इनका ऐसे भी समय हो चुका था, मतलब रिटायरमेंट लेने वाले थे, बट हुआ क्या कि उन्होंने ऐसा किया कि मतलब नौकरी के लालच में उसका मर्डर कर दिया। आपको ऐसा नहीं लगता कि इस स्टेटमेंट से, जैसे ही मतलब ये स्टेटमेंट पास हुआ, वैसे ही एक वृद्ध व्यक्ति का मर्डर हो गया, उसके लड़के ने ही मर्डर कर दिया, तो आपको ऐसा नहीं लगता कि बिहार में अराजकता या क्राइम रेट बढ़ेगा? वो संस्कार की कमी हो गई। नौकरी के कारण यदि पिता को ही मार दिया जाए, जिन्होंने हमें जन्म दिया, पाला पोसा बड़ा किया, ये तो संस्कार की कमी हुई। वो नीतीश कुमार का गलती नहीं हुआ। अब इस चीज़ को गलत तरीके से लीजिएगा तो ये कहाँ तक सही है? उन्होंने तो यही कहा कि अति पिछड़ा वर्ग के जो कमाऊ हैं वो अगर एक्सपायर करते हैं तो उनको जॉब दिया जाएगा, लेकिन ये कहाँ तक सही है कि उनके स्टेटमेंट के साथ साथ हम अपने पिता को ही मार दें? ये तो सही। ये मैडम इन्होंने ये कहा है कि मरने के बाद ही देंगे, ऐसा मैडम नहीं बोले हैं उन्होंने, वो बोले हैं कि मरने के बाद ही देंगे, जीते जी नहीं बोले हैं कि नहीं जीते जी हम अति पिछड़े या उसको हम नौकरी देंगे। इस पर सर आपका क्या राय है? सर उन्होंने कहा था कि जो
अनुसूचित जाति वर्ग के लोग आते हैं, अगर उनकी हत्या हो जाती है किसी कारणवश तो उनको नौकरी देंगे। उन्होंने ये नहीं कहा था कि आप हत्या कर दीजिए आपको हम नौकरी देंगे। उनका कहना ये था कि ये तबके के लोग बहुत ज़्यादा कमज़ोर होते हैं, अगर किसी के परिवार में ऐसी घटना होती है तो उनको परिवार में सहायता के रूप में उनको हम नौकरी देंगे ताकि उनका परिवार बिखरे नहीं, आगे अच्छा से चले। सर लास्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि आरक्षण मैडम किसको मिलना चाहिए? मेरे हिसाब से आरक्षण जाति पर निर्भर नहीं होना चाहिए। जो उस लायक हैं, जिनको उसकी ज़रूरत है, उन्हें मिलना चाहिए, वो चाहे किसी भी कास्ट से हो। जैसे हमारे यहाँ रामविलास पासवान, उनके अब तो नहीं रहे, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी, चिराग पासवान जी हो गए, जीतनराम मांझी, उन लोग का आरक्षण की क्या जरूरत है? देखिए, वो एबल हैं, उनको आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए, लेकिन शुरू से जो पैनल बना हुआ है उसके अनुसार पूरा देश चल रहा है, वो लोग भी चल रहे हैं, हम लोग भी चल रहे हैं। आपने सुना दाना ये हाजीपुर वार्ड नंबर 2 के वार्ड पार्षद और उनके पार्षद प्रतिनिधि जी से मैंने दोनों से बात किया। उन्होंने अपने क्षेत्र में हर वो काम किया है, इनके कार्य से पब्लिक संतुष्ट है। ये इस बार जो सरकार बनी है, देखिए क्या होता है। वो तो जनता जनार्दन इस बार भी वोट देकर हमारे एनडीए माननीय श्री नीतीश कुमार जी को फिर से मुख्यमंत्री पद का दे दिया है, दावेदार बनाए हैं। इस बार देखिए क्या करते हैं, कुछ नया या 15 साल जैसा ही फिर से घिसा पिटा रहेगा, वो तो जनता जनार्दन ही देखेगी और भगवान ही जानते हैं। जनता कवच में बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।